आपको 2017 में ब्लड कैंसर हुआ था। बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट आपने इसको कम्प्लीटली क्योर कर दिया। मुझे 17 में जब ये डिटेक्ट हुआ थोड़ा सा बुखार रहता था, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई, कमर दर्द था, स्किन पे थोड़े कुछ रेजिस्ट वो सब आए थे। जापान के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको इनका आविष्कार भी ऑफिशियल आविष्कार किया। योशिनोरा याकुतोशी करके है, 2018 में जिनको नोबेल पारितोषिक मिला है योशिनोरा, उसको 21 तक कोरोना से पहले उसके सब एविडेंस रिसर्च पेपर WHO ने शो किए थे। मैंने काफी लोग हैं, डायबिटीज, थायराइड या अन्य बीमारी, सिर्फ इनको कच्चा खिला के ठीक किया है। दूसरे दिन मुझे एक कॉल आता है। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जो गेस्ट है उन्होंने फास्टिंग और कुदरती उपचार से अपने कैंसर को क्योर किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, काफ़ी बीमार लोगों को उन्होंने अपनी इसी पद्धति से क्योर भी किया है। वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियन निखिल महेश्वरी ने अपने ऊपर काफ़ी एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव किया है कि अपनी फास्टिंग पद्धति बहुत ही मैजिकल रिजल्ट दे सकती है। चलिए तो आज के पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। निखिल भाई, आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपको 2017 में ब्लड कैंसर हुआ था जी, और जहाँ तक मेरी जानकारी है बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट आपने इसको कम्प्लीटली क्योर कर दिया। ये पूरी क्या स्टोरी हमको समझाइए ना थोड़ा। घटना ये घटी कि मुझे 17 में जब ये डिटेक्ट हुआ थोड़ा सा बुखार रहता था, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई, कमर दर्द था, स्किन पे थोड़े कुछ रेजिस्ट वो सब आए थे। तो एक मेरे मित्र है कमल धोड़किया डॉक्टर, उनको मैंने, क्योंकि वो जिम में वर्कआउट करने भी मेरे साथ आते हैं, उसको मैंने कहा मैंने कहा निखिल CBC करा भी लेने। तो एक CBC रिपोर्ट करवाया तो उसको आश्चर्य लगा, निखिल एक काम करो फिर से करो। तो मेरे को तो એવું तो શું થઈ ગયું, तो कि नहीं अभी एक काम करो, एक जगह ब्लड लो, तो कि एक काम करो तुम यहीं बैठो, मैं ब्लड बुलाता हूँ। उसने 2 सैंपल लिए और दोनों लैब में भेज दिए। फिर उसने चेक किया, शाम को बोला कि एक काम करो तुम जरा विकास गढ़वी को मिल लो, और ये यहाँ हॉस्पिटल रोड पे आते हैं और वहीं होते हैं। तो मैं उस सब रिपोर्ट लेके विकास गढ़वी के वहाँ पहुँचा। तो उसने पूरा देखा, मैंने कि एक काम करो निखिल, आप जितना हो सके इतना जल्दी जाके आप अहमदाबाद जाइए, क्योंकि यहाँ बोन मेरो टेस्ट नहीं होता। तो मैंने कहा सर आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि हाँ ब्लड कैंसर लग रहा है। राइट। क्योंकि इतना ज़्यादा काउंट ब्लड कैंसर में ही होता है, अगर और कुछ तकलीफ होती तो इतना काउंट नहीं होता। और ये सब तकलीफ कब से है, मैंने कहा बस 2-4 महीने हुए हैं ये तकलीफ है। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब तो फिर मैं गया और उन्होंने जो पर्ची दी थी, कोई डॉक्टर वर्मा थे, उनसे मैं मिला और मेरा बोन मेरो टेस्ट हुआ। उसका रिपोर्ट भी मैं लेके आया, उनको मैंने दिखाया, क्योंकि ये तो क्रोनिक ल्यूकेमिया MLC है निखिल, अब समय नहीं है तेरे पास। अच्छा। तो उन्होंने पूरी दवाइयाँ लिख के दी। ये मैंने कहा सर मुझे 10 दिन दीजिए, 10-12 दिन। तो कि निखिल હું તને કહું છું તને નથી ખબર પડતી। तो मैंने कहा सर वो ठीक है, ट्रीटमेंट मुझे करनी है, जी जी जी। तो मुझे थोड़ा समय दीजिए, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, समय नहीं है और तुम ये स्टार्ट कर दो, ये तुम्हारी जो ट्रीटमेंट है वो आप स्टार्ट कर दो। उसकी गोलियां आती है, मार्केट में ये प्राइस है, अगर तुम पास ये कार्ड की सुविधा है तो उसकी कीमत आधा हो जाएगी। तो मैंने कहा वो ठीक है। वैसे मैं वहाँ से निकल गया, पूरी रात सोचता रहा। फिर जाके मैंने 12 विपश्यना केंद्र है
कच्छ में, जी जी, वहां मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया। ओके। तो वो डेट कुछ 6 या 7 तारीख थी। रजिस्ट्रेशन करा, फिर मुझे अचानक मुझे लगा कि बॉम्बे में भी सेंटर है, और बॉम्बे में सबसे ये टाटा मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। जी, तो ये मैं ठीक तो कर दूंगा, पर इस पे कुछ रिसर्च हो जाए। क्या बात है। हाँ, तो रिसर्च के बेस पे मुझे ख्याल आया कि इस पे कुछ मतलब मैं जाऊं। तो वहाँ एक मेरे मित्र हैं विरल घाला करके, उनसे मैंने बात की। वो भी विपश्यना करते हैं। तो फ़ोन किया, उन्होंने कहा हाँ आ जाओ, मैं डेट देख लेता हूँ। तो उन्होंने कहा अब ये 1 तारीख को ही है, 1 को शुरू होगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 28 को आ जाता हूँ, टाटा मेमोरियल में भी जाना है। तो उन्होंने कहा पापा को पता है, वाइफ को पता है? मैंने किसी को पता नहीं है, ओ, किसी को पता नहीं है, जी, और तुम किसी को फ़ोन करके बोलना भी मत कि ये सब ऐसा है। यस, हाँ, वरना मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। सही है। तो मैंने कि शा माटे हो, क्यों, कि उसको तो बता। मैंने कहा इसलिए कि मुझे दवाइयाँ खानी पड़ेगी खामोखा, अच्छा और मेरे में एक क्षमता है कि मैं ये आराम से क्योर कर सकता हूँ। अच्छा, मैंने कहा तुझे डर नहीं लगता? मैंने कहा डर तो चला गया है मेरा, अभी मुझे कुछ प्रकार का डर नहीं लगता। वाह, वो भी आध्यात्मिक, उसकी जो माता जी है वो भी आध्यात्मिक है। तो काफ़ी हमारी बातें होती रहती हैं। तो मैं 28 को वहाँ गया, सुबह 11 बजे पहुँचा, उनके घर गया। वहाँ से उन्होंने गाड़ी निकाली और परेल गए हम लोग। परेल में डॉक्टर को सब दिखाया, तो कि आप एक काम करो, फिर से ये ट्रीटमेंट में, कि नहीं हम रिसर्च के लिए आए हैं। तो डॉक्टर ने बोला ये तो यहाँ नहीं होता, खारघर में होता है। कहने के लिए तो अच्छी बात है, वो जो सेंटर है वो भी खारघर में, हाँ, वो विपश्यना का। इगतपुरी वाला जो हाँ, है, यस। नहीं इगतपुर तो दूर है, अच्छा, ये पर प्रॉपर वही बॉम्बे में बॉम्बे खारघर में राइट राइट, सेंटर ओके, है। तो हम लोग वहाँ गए, रिसर्च सेंटर में कोई मिस्टर भट्ट करके थे रिसर्च हेड, उनसे मैं मिला, ये भी साथ में थे। तो मैंने कहा सर ये सब मेरा रिपोर्ट है, तो यहाँ से भी एक रिपोर्ट करवा लो। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ का भी मैंने रिपोर्ट करवा लिया। उन्होंने बोला कि देखो तुम किस गलत फहमी में रहते हो मुझे पता नहीं है, ये क्रॉनिक ल्यूकेमिया है, एमएलसी है, ये कोई साधारण नहीं है लेकिन। अच्छा, और अगर ऐसे ही तुम रहोगे, इससे अच्छा है तुम ट्रीटमेंट शुरू करो। मैंने कहा सर ट्रीटमेंट की मुझे बात नहीं करनी है, आपका ये रिसर्च है इसलिए मैं यहाँ खींचा चला आया कि अच्छा, आप कुछ रिसर्च करो। जी, तो भाई रिसर्च होता है पर दवाइयों पे होता है, हाँ, पेशेंट पे नहीं होता, पेशेंट पे नहीं होता। कि दवाइयों, कैंसर की जो दवाई है, हाँ, उस पे होती है, जो भारत का वातावरण है उसमें किस प्रकार काम करती है कैंसर की दवाइयों पे, उसका जो डोजेस है वो सब हम निश्चित करते हैं कितना डोज देना है। तो फिर क्या मैंने उसको बहुत इंस्टिट किया, तो बोलो ठीक है हम आ जाएंगे, आपको बोन मेरो और ब्लड सैंपल लेने आ जाएंगे विपश्यना में। तो जो विपश्यना के आचार्य है उसको भी मैंने बोला कि भाई देखो 10 बजे वो लोग 10 या 11 बजे आएंगे, तब मैं जो है ध्यान में नहीं रहूँगा, और मैं उनको ये सब ब्लड, बल्कि जो कुछ है आपको मौन रहना है, क्योंकि वहाँ 10 दिन मौन रहना है। जी, मैंने कहा हाँ मौन ही रहूँगा, जो भी होगा वो मुझे लिख के बताएंगे, मैं उस हिसाब से उनको उनके साथ प्रोवाइड करूँगा जो भी है वो। और बड़ी बात ये थी कि जो विपश्यना के जो आचार्य थे वो नेचुरोपैथी के डॉक्टर थे। अरे वाह, हाँ, तो गुड, वो भी, उसको भी आश्चर्य लगा कि ये कैसे हो सकता है। हाँ, माने आपने जो हाँ, चैलेंज ली है, हाँ, हाँ, तो उन्होंने भी एक हाँ, तरह से अप्रिशिएट ही हाँ, किया हाँ। कि चलो, तो उन्होंने बताया कि निखिल देखो ये ध्यान है, ये कैंसर को मिटाने के लिए नहीं है। मैंने कहा इसलिए मैं आया भी नहीं हूँ सर। हाँ, अच्छा, उस टाइम आपके बैकअप माइंड में ये नहीं था कि भाई आप विपस्यना करके कैंसर क्योर कर देंगे, ऐसी कोई बात आपके मन में नहीं थी? नहीं, मुझे एक जगह रहना था बस, स्थिर स्थिति में, पीस ऑफ माइंड, हाँ, 8-10 घंटे तक एक स्थिति में मुझे रहना था। अच्छा, हाँ,
तो उसके लिए जो कोई जगह चाहिए, विपस्सना तो is विपස්සना में perfect. वो Yeah. इतना समय मिल जाता है, It's appropriate. तो मेरा काम बढ़ेगा। वो जरूर नहीं कि विपස්සना करूं, मुझे स्थिर स्थिति में बैठना है 7 घंटे बस। अच्छा। तो वो जो सिस्टम है, वो सिस्टम जो प्राण का जो सिस्टम है वो एक्टिवेट होने लगेगा खुद ब खुद। ओके। जो मैंने आगे बताऊंगा, लामाओं के साथ रहा, जी, वहां हाँ, जो हुआ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बात वो करेंगे। सिस्टम है, तो उस हिसाब से मैंने उनको कहा, क्योंकि ठीक है, मैंने कहा मैं इसलिए नहीं आया हूं क्योर करने, अच्छा। पर ये क्योर हो सकता है, इसलिए वो लोग आएंगे, और ये मेरे मेडिसिन का एक भाग है। अच्छा, वो कॉन्फिडेंस आप में हाँ, उसी हाँ, उसी टाइम पे समय आ गया था। हाँ, इसलिए वो आएंगे। वेरी गुड। तो ठीक है, मैं 10 की 11 के बीच वहां जाता, तो जो धर्म सेविकाएं थी, सेवक, वो मुझे मिलते और बोलते कि निखिल अभी नहीं आए हैं, जी। आए तो आपको मैं रूम से बुला लूंगा। तो ऐसा 6 दिन तक चला। अच्छा। 7वें दिन मुझे लगा कि अब ठीक है। 8वें दिन मैंने जो आचार्य थे उनसे मैंने बात की शाम को, मैंने कहा सर अभी मैं एकदम ठीक हो गया हूँ। अच्छा। तो कि ये तुझे कैसे, तुम कैसे? मैंने कहा आप रिपोर्ट ले लो, तो सुबह हम लैब वालों को बुला लेते हैं और रिपोर्ट हम करवा लेते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो कि ये तुझे कैसे पता चला? मैंने कहा शरीर मेरा है, अब मुझे पता नहीं चलेगा किसको पता चलेगा कि मैं स्वस्थ हूँ? ये मैं तो मेडिकल साइंस ने की करेगा मैं स्वस्थ हूँ उसके हिसाब से। क्यों नहीं, माने जैसे आपको इंट्यूशन आया कि मैं नाउ आई एम हाँ, ओके, हाँ, तो वो बिकॉज ऑफ विपस्सना आपको वो फील आ गया कि भाई अभी हाँ, अभी मैं क्योर हो गया हूँ। फाइन। ओके। क्योंकि जब भी, क्योंकि हमें पता है बीमारी क्या होती है, जी जी जी, शरीर को पता है, अपनी बॉडी का भी एक वॉइस होता है, हाँ, इनर वॉइस भी होता है ना, जिससे तो ये हमें पता है कि हम बीमार क्या है, बीमारी क्या है, और स्वस्थ होते हैं तो वो भी उसकी फीलिंग होती है स्वास्थ्य की। जी हाँ, जी। मेरा तो परम स्वास्थ्य से नाता जुड़ा है। अरे वाह। हाँ, तो जो परम स्वास्थ्य है वो तो एक अलग हाँ, होता है, अल्टीमेट है, अल्टीमेट, डिवाइन और अल्टीमेट। हाँ, तो वो मुझे पता है। तो उस स्थिति में आया, इसलिए मैंने कहा कि सर आई एम ऑलरेडी क्योर। क्या बात है। फिर तो उन्होंने सुबह 10 बजे लैब वाले को बुलाया, मेरा खून सब लिया गया और शाम को रिपोर्ट आया तो सब काउंट नॉर्मल थे। तो वो खुद चेक कर मुझे रात को बुलाया। क्या बात वो है। सब 9 बजे विपश्यना का लास्ट सेशन पूरा हो जाता है, फिर 10 बजे वो धर्म सेवक के साथ चर्चा करते हैं कि अगले दिन क्या करना है क्या नहीं है। तो उसमें मुझे बुलाया, तो वो चर्चा खत्म हुई तो 10 बजे मुझे कहा कि निखिल आओ बैठो बात करते हैं, क्योंकि ये तेरा हेमोग्राम रिपोर्ट ही कराया होगा। हाँ, मैंने डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट जो भी। यस, ये देखो 8 दिन पहले 9 दिन पहले का रिपोर्ट जब टाटा मेमोरियल में। जी जी जी। और ये अभी का है, ये कैसे हो सकता है? क्या बात। माने कि मैं समझ सकता हूं, मैं नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूं, और जो ब्लड सेल बनते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, उसको 21 दिन लगते हैं डिसॉल्व होने में। हाँ, यस, इट्स अ मेडिकल। तूने 10 दिन भी नहीं लिए, ये 8 दिन में कैसे हो गए? तो मैंने कहा देखिए सर, पूरा शरीर है ना एक समग्रता में है, शरीर समग्र है, ऐसा नहीं एक आंख है, हाँ, तो आंख और पैर का कोई नाता नहीं है, इंटरकनेक्टेड है पूरा, सब पूरा ऐसा इंटरकनेक्टेड है। यस। उसमें इतने ताने बाने जुड़े हुए होते हैं कि अलग नहीं है। राइट। पहले एक ही डॉक्टर हुआ करता था जी, आज से 50 साल पहले एक ही डॉक्टर। जी जी जी। फिर सर्जन और एमडी वो अलग हुए। सही, हाँ, अलग अलग ब्रांचेस के हुए, बराबर, स्पेशलिटी आई, सुपर स्पेशलिटी आई, सुपर स्पेशलिटी आई, ईएनटी अलग हो गया, आंख वाला अलग हो गया। जी जी। हाँ, तो मैंने कहा देखिए जब भी मुझे सर्दी होती है तो मेरी आंख लाल हो जाती है, आंख से पानी निकलता है, तो मैं ये आंख वाले के पास जाता हूं डॉक्टर को, तो दवाई लिख के दे देता है, इससे करो।
और वो टिपे में डालता हूँ, जो ड्रॉप्स में डालता हूँ, जी, तो ड्रॉप से ठीक हो जाता है, मुझे सर्दी की जरूरत नहीं, लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सही। और मैं सर्दी वाले गले वाले के पास गया तो मुझे एंटीबायोटिक देगा, एजिथ्रोस्पाइन देगा, एमोक्सिसिलिन हो गया, हाँ, जो भी सब वो वही ट्रीटमेंट करेगा। तो ये शिविर कंप्लीट करने के बाद वापस आप उसी डॉक्टर के पास आए जिन्होंने डायग्नोज किया था कि आपको ब्लड हाँ, कैंसर है? अब घटना ये घटी कि वो ठीक हो गया मैं जी। तो फिर जो आचार्य थे उन्होंने इगतपुरी बात की, हेडक्वार्टर, हाँ, विपश्यना का हेडक्वार्टर है वहाँ, विपश्यना संशोधन विन्यास करके पूरा रिसर्च सेंटर है। अच्छा। उनका खुद का। अच्छा। और फॉरेन से लोग आते हैं रिसर्च करने। तो एक जर्मनी का कोई डॉक्टर था जो होलिस्टिक मेडिसिन, आध्यात्मिक दवा, उस पर कुछ रिसर्च कर रहा था। तो वो मुझे मिलने आए और एक कैंसर की डॉक्टर थी कि मेडिसिन से कैंसर में क्या असर होता है, वो रिसर्च कर रही थी वहां पे। क्योंकि वहां पे क्या होता है कि फॉरेनर, सबसे ज्यादा फॉरेनर होते हैं। अच्छा। और खास करके इजराइल और पैलेस्टाइनियन, वो आते हैं ध्यान करने। उसकी पूरी अलग सोसाइटी है बनी। अच्छा। इगतपुरी में सेपरेट, अलग से सोसाइटी है। ओके। इराक वाले काफी लोग आते हैं। गुड। हाँ, मैंने भी इगतपुरी के बारे में बहुत सुना है। तो वो जी, तो उसमें वो लोग रिसर्च करते हैं। वो मैडम आई तो सुबह वो लोग फ्लाइट से आए डायरेक्ट, क्योंकि शिविर पूरा हो गया था, मॉल भी खुल गया था 10वें दिन। जी जी। तो शाम को मेरी बैठक उनसे हुई। उन्होंने कहा निखिल, ये मैडम है, अमेरिका से आई है और ये मेडिसिन्स और मेडिसिन के बारे में तुमसे बात करेंगे। और ये जो है सर हैं जो रिसर्च करते हैं होलिस्टिक मेडिसिन पे। तो मैंने उनको सब बताया। तो उन्हें तुरंत फोन किया, ये जो डॉक्टर भट्ट हैं उसको, अच्छा, उसकी टीम को, अच्छा, आप जल्दी यहाँ आ जाओ। ओके। तो वो लोग इगतपुरी यहाँ आ गए, क्योंकि कैंसर सोसाइटी है जो इंडियन कैंसर सोसाइटी में 40% फंड अमेरिकन जो कैंसर सोसाइटी वो देता है। okay. और 60% में 60% में महाराष्ट्र गवर्नमेंट और 30% महाराष्ट्र गवर्नमेंट और 30% केंद्र सरकार अच्छा। उसको डोनेशन देती है रिसर्च पे। okay. तो वो उनके तो सुनेंगे ना, तो वो सब आए। उन्होंने पहला क्वेश्चन ये किया कि इसको पहचानते हो? तो कि हाँ, ये आया था, वो बोल रहा था कि कैंसर ठीक करने, पर हमारे पास तो ऐसा कुछ रिसर्च है नहीं। और हम तो क्या है कि मेडिसिन पे रिसर्च करते हैं, मेडिसिन पे पूरा, आदमी पे रिसर्च होता नहीं। तो कि ये आदमी कह रहा है कि आप मेरा ब्लड सैंपल, वो आपने क्यों नहीं लिया? तो सॉरी मैडम, हम नहीं करते ऐसा वैसा। फिर वो मुझे अलग से मिला, बोला यार तुम मुझे पहले बताते कि इसको। मैंने कहा मैं किसी को नहीं पहचानता। आपने मेरे को तकलीफ में डाल दिया। हाँ, मैं किसी को नहीं पहचानता। सही बात है। ये मुझे पता नहीं है कि ये रिसर्च करने आई, ये तो इगतपुरी से आई है। सही, मैम को भी मैं नहीं जानता। हाँ, और आपको भी कहाँ जानता। हाँ, मैं आपको भी नहीं जानता। एज अ पेशेंट आपके पास आया। हाँ, मैं पेशेंट आया हूँ। तो कि आपने बोन मैरो करवाया? मैंने कहा करवा लो। तो कि अब सुबह आ जाओ। सुबह मैंने बोन मैरो करवाया वहां जी, नॉर्मल रिपोर्ट। अरे वाह, क्या बात। तो वो देख रहा है कि ये हो कैसे सकता है, सरप्राइज्ड हो गया। उसने 3 और बंदों को बुलाया, उसके कलीग्स को। उससे उन्हें डिस्कस की और उसकी जो टेलीपैथिक मेडिसिन होती है विदेश में जो बात करते हैं, उनको भी उन्होंने बुलाया। अच्छा। हाँ, तो ये सब चर्चा हुई उनके साथ। मेरा कांटेक्ट नंबर लिया गया। तो कि आप अभी 3 दिन आप यहीं रहेंगे। तो मैंने कहा थी वो मेरा फ्रेंड है विरल गाला, उसके घर ही में रहूंगा, महाराष्ट्र में आप कॉल करना, मैं आ जाऊंगा। तो कि नहीं, हम लोग आपको लेने आएंगे। अच्छा, अभी आपके ऊपर रिसर्च होगा। हाँ, अभी जो आपकी बात है वो यहाँ से शुरू होती है। यस। तो उनसे बात की, शाम को मुझे कॉल आता है कि आपका बोन मैरो चाहिए। मेरे को क्यों का चाहिए अभी क्यों चाहिए? हाँ, तो कि नहीं उसमें वो ये सब होंगे। मेरे को अभी कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्या बात है। तो कि ऐसा नहीं होता। मैंने कहा मुझे पता है ना, मेरा बॉडी है, मेरा शरीर है, आप क्या ढूंढ रहे हो मुझे पता है। अच्छा।
आपको एक सेल भी नहीं मिलेगा अभी कैंसर का। गजब। तो क्या नहीं, ये क्या होता है कि उसकी जो क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है, पर होते तो हैं। मगर सर एक सेल आप ढूंढ लीजिए, एक सेल कैंसर का मेरे बॉडी में से, हाँ, 30 सेल आप ढूंढ लीजिए, आपको जो चाहिए वो इनाम में देने के तैयार हूं। क्या बोल रहे देखिए, मैंने कहा ठीक है मैं आता हूं। तो क्या नहीं, हम आपके वहां आते हैं। वो लोग आए, मेरा सैंपल ले गए, उसमें उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो बोन मैरो होता है, जो बच्चा जन्मता है उसके 8 महीने तक ये कंडीशन होती है, डीएनए कनेक्टेड। यस, पूरा हाँ, जी, जो कनेक्शन होती है हाँ, वो, उसके बाद वो उसमें खराबी आती है 1 साल के बाद। अच्छा, वो पॉल्यूटेड होता है। तो कि ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कॉन्फिडेंस ही काम कर गया। लेकिन मैं एक चीज आपसे पूछूंगा कि आपका जो कैंसर क्योर हुआ है, अगर एक चीज आपको बतानी है, कौन सी चीज ने आपके कैंसर को क्योर किया, क्या बताएंगे आप? कोई एक चीज। देखिए, वो पूरा सब कुछ जुड़ा हुआ होता है। अच्छा। फिर भी आपको मैं बता दूं कि शरीर में प्राण है, प्राण ऊर्जा है, प्राण से सब कुछ प्रभावित है। हमारा शरीर, हमारा जीवन, सूर्य से प्राण आते हैं वनस्पति में, प्राणियों में। प्राण, वो प्राण से शक्ति जो समझ, हाँ, जी जी, उससे फल पकता है, गेहूं पकते हैं, चावल पकते हैं, ये सब उसका ही एक परिणाम है। और अच्छा। उसको हम ग्रहण करते हैं जी। तो एक सिस्टम है। तो जो फर्स्ट है वो है तृणाहारी। अच्छा। प्राणी। तो हम लोग हैं जैसे वृक्ष है, तो वृक्ष की आयु 200, 300, 500 साल होती है। क्यों? क्योंकि वो सीधा सूर्य से प्राण ग्रहण करता है, बीच में कोई बाध्य नहीं है, बैरियर नहीं है, बैरियर नहीं है। यस। फिर हम क्या करते हैं, हम डिपेंड है वृक्ष पे, हम सूर्य पे डिपेंड नहीं है जी। वो फल आएगा, फल पकेगा तब हम खाएंगे जी, गेहूं पकेगा तब हम खाएंगे। करेक्ट। फिर खेती हुई, बिल्कुल, हाँ, पेस्टिसाइड आया और जो भी आया वो एक अलग बात है कि इतने लोग हैं, इतनी संख्या बढ़ी है तो क्या करें, तो फिर खेती शुरू हुई जी। तो विधिवत अनाज को पकाया गया, बराबर। तो ये पूरा सिलसिला चला है। तो हम दूसरे वृक्ष या वनस्पति पे डिपेंड हो गए, तो हमारी संख्या न बढ़े प्राणियों की, इसके लिए शेर और बाघ आ गए। वो हमको खाते हैं सीधा, वो मांस आ रही है, वो मांस खाते हैं। पूरा उत्क्रांतिवाद जो आप समझा रहे हैं, ये पूरा एक चक्र है, वो हम पे डिपेंड है जी। तो सबसे ज्यादा जो प्राण से आपले है वो सूर्य से है, वो सबसे ज्यादा जीता है। अच्छा, वृक्ष माने सूर्य की जो प्राण शक्ति है वो सबसे, माने इट्स सुप्रीम। अच्छा, बराबर। तो उस पर डिपेंड है ये पूरी वनस्पति। तो वनस्पति की आयु सबसे ज्यादा होती है, बराबर। उसका डीके भी नहीं होता, क्षय भी नहीं होता वनस्पति का, 100 साल लगते हैं जी। और अगर क्षय हुआ तो भी वो जो सूर्य की एनर्जी वो रहेगी, हम में नहीं रहेगी। अच्छा, माने तो जितनी भी पेट्रोलियम है वो क्या है, इट्स एनर्जी। इतनी गाड़ियां चल रही है, तो ये गाड़ियां क्यों चल रही है? क्योंकि हजारों लाखों साल पहले दबे हुए जो है एनर्जी, वो कौन निकल रहा है, या ये सब पेट्रोलियम एनर्जी के सोर्सेस ही है सारे। हाँ, तो ये एनर्जी के सोर्स है। सही बात। तो माने अपने मनुष्य में भी एक प्राण शक्ति होती है। हाँ, और आपके केस में जैसे आप समझा रहे हैं कि आपने प्राण शक्ति को जागृत किया। हाँ, जागृत किया। और तो देखिए, ये तो हमारा एज है, तो हम रुख से कम जीते हैं, 100 साल के आसपास। हाँ, फिर मांसाहारी प्राणी आते हैं तो हमसे और कम जीते हैं जी। हमारे जो जितना प्राणी आते हैं उसको खाने के लिए बैक्टीरिया, वायरस, वो और कम साल जीते हैं। अच्छा, इट्स अ साइंस। तो ये पूरा चेन है, फूड चेन है, तो उसकी जीवन का भी ऐसा चेन है। बराबर। अब आदमी क्या किया है, आदमी ने पकाना शुरू कर दिया खाने को। जब तक वो पकाता नहीं था तब तक वो स्वस्थ था। अच्छा, माने जो खाना अपन पका रहे हैं
वो प्राण शक्ति को कम कर रहा है, वो कम कर रहा है नेचुरली। अच्छा, तो इसका मतलब माने पका हुआ कम खाए और कच्चा खाए। कच्चा खाना चाहिए। अच्छा, कच्चा माने जैसे फ्रूट्स वगैरह तो ठीक है, जैसे मैंने बताओ कि टमाटर है बराबर, तो आप टमाटर का सूप 1 महीना पीजिए, आपको पथरी होगी होगी होगी, गारंटी देता हूं। यस, हाँ, सबसे हाईएस्ट रेटेड। और आपको अगर पथरी है शरीर में, मुझे पथरी है या किसी को भी पथरी है, वो केवल टमाटर खाए बस 24 घंटे कच्चा, पका हुआ नहीं, उसको पथरी निकल जाएगी। क्या बात, बस ये फर्क है। अच्छा, हाँ, ये फर्क इंटरेस्टिंग है। तो जो भी पकाया जाता है तो उसमें एक तो प्राण, जो नेचुरल प्राण है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अच्छा, ओके, तो जो आप जो प्राण शक्ति समझा रहे हो उसमें आपका ये कहना है कि अगर कच्चा खाना आप खाते हो तो उसमें मैक्सिमम प्राण शक्ति है, तो वो अपने हेल्थ के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा, और जो भी क्रोनिक डिसीज है उसको वो क्योर करता है। जी। अगर आप पका के खाते हो तो उसमें वो एनर्जी नहीं रही, नहीं। जो अपने शरीर को अच्छा बनाए। और क्या क्रांति हुई, जो मनुष्य का है वो मनुष्य को गिफ्ट मिला है गॉड से। तो जितने भी कलर हैं वो कलर मनुष्य देख सकता है। हरा है तो हरा में भी काफी शेड है, तो वो सब शेड आदमी देख सकता है। तो जाने वाली पीने वाला जो स्पेक्ट्रम है पूरा वो खुल गया। पशु ये नहीं देख सकता। तो ये जो आंखों के साथ उसको जो जीवा का जो स्वाद है, स्वाद इंद्रिय, वो एक्टिवेट हुई है। करेक्ट। तो जो 8 या 6 रस है, वो रस का भी हम आस्वाद कर सकते हैं। यस, सही। तीखा है वो अलग लगेगा, मीठा है वो अलग लगेगा, तीखा और मीठा है वो अलग लगेगा। पशु में ये नहीं है। पशु स्मेल करेगा और लगेगा ये खाने योग्य है, वो ही खाएगा। यस। एक गाय के आगे हम मिष्ठान रख दे और एक घास की पूड़ी रख दे, तो जाके वो घास ही खाएगी, मिष्ठान नहीं खाएगी। हाँ, क्योंकि इसके लिए वो टेस्ट में, वो स्मेल हमने बनाया है। और हमारा टेस्ट क्या मानसिक है। एक आदिवासी लड़का है जिसके ने कभी कैडबरी नहीं खाई है, उसको आप कैडबरी दे दो, वो मुंह में डाल के फेंक देगा। अच्छा, यस। हाँ, उसको अजीब लगेगा, क्या खा रहा है आदमी, डिफरेंट लगेगा, वो मैच नहीं कर पाएगा अपने टेस्ट से। तो बच्चों को हम टेस्ट डालते हैं मानसिक रूप से, बच्चों में चॉकलेट का, आइसक्रीम का, जी, फ्लेवर का वो टेस्ट डालते हैं, इसलिए वो खाते हैं। अच्छा। और वो खाना मानसिक है, फिजिकल नहीं है। सही बात, काइंड ऑफ क्रेविंग। ऐसे काफी कबीले, आदिवासी कबीले हैं जिन्होंने कभी जंक फूड नहीं खाया, आइसक्रीम नहीं खाया, चॉकलेट नहीं खाया, फिर भी स्वस्थ जीते, लंबा जीते। हमने क्या किया, ये पूरी प्रक्रिया मानसिक कर दी है। अच्छा, टेस्ट हमने डाला है, टेस्ट है नहीं। सही है। अगर टेस्ट होता तो एक बच्चा खाता है हमारा चॉकलेट, जी, अच्छी वाली, और एक आदिवासी का बच्चा खाता है, उसको सेम आना चाहिए। सही बात है। थम्स अप या कोका कोला हम पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक, जी, वो आदिवासी नहीं पी सकता, उसको लगेगा ये क्या है। हाँ, उसको अजीब लगेगा, मैच ही नहीं होगा। हाँ, उसकी बॉडी को भी मैच नहीं करेगा। हाँ, हमारी तो बॉडी क्या हैबिचुअल हो गई ऐसा खा के। हाँ, तो हम लोग मानसिक तौर से खा रहे हैं, फिजिकल नहीं है। और हमारा एक मानसिक क्लॉक है कि जैसे आपको 1 बजे भूख लगी है, हाँ, 1 बजेगा तब भूख लगेगी, तो 2 बजे आपको और ज्यादा भूख लगनी चाहिए, 3 बजे और ज्यादा भूख लगनी चाहिए, 4 बजे और बढ़नी चाहिए, पर 3 बजे आपको भूख बढ़ जाएगी। अगर आप कहीं, मैं समझ रहा हूं आपकी बात, हाँ, कहीं कोई कार्यक्रम में रुके हुए हैं, जी, हाँ, और 1 बज गया, हाँ, तो 2 बजे फिर आपको भूख नहीं लगी, 3 बजे और भी नहीं लगी, फिर वो शाम को लगेगी। तो ये बायोलॉजिकल है। हाँ, बायोलॉजिकल क्लॉक है पूरी बॉडी की। तो वो उस हिसाब से आप खाते हो, आपको भूख लगती है तब नहीं खाते। सही है। हाँ, वो नोटिस करते ही नहीं भूख लगी के नहीं, अपन तो टाइम देके खाना खाने बैठ जाते हैं। तो ये पूरी सिस्टम मनुष्य के पास है। और क्या है, पहले तो शिकार करना पड़ता था, कहीं जाना पड़ता था, मनुष्य को दौड़ना पड़ता था, उसके लिए मेहनत लगती, वो पूरा श्रम लगाता था। अभी वो भी नहीं रहा। हाँ, आप पैसे दो और कुछ भी ले लो, जो चाहिए वो ले लो।
तो ये जो सिस्टम आई है वो प्राकृतिक है, अप्राकृतिक है, इसीलिए बीमारी बढ़ रही है। इसलिए बीमारी बढ़ रही है। उसका रीजन तो एनर्जी आपने जो बताया हीलिंग प्रोसेस, थोड़ा वो भी समझा दीजिए। तो प्राण है, तो प्राण का पहला काम है आहार को, भोजन को पचाना। करेक्ट, पहला काम है। उसका दूसरा काम है आंतरिक सफाई। अच्छा, दूसरा काम है अपान जो है, प्राण है, फिर अपान आता है। अपान पूरे शरीर की सफाई करता है। ओके। तो जैसे मेरी सफाई हो रही है, जी। रात को मैंने कुछ नहीं खाया तो सफाई हो रही है, तो रात को मैंने कुछ खा लिया तो प्राण सफाई को छोड़ के पचाने का काम करेगा। पाचन तंत्र का ये काम रहेगा फिर। हाँ, तो प्राण सीधा पचाने लगेगा, उसको छोड़ देगा सफाई का। अगर सफाई में भी प्राण फ्री हो गए, जी, सफाई पूरी हो गई आपके शरीर की, फिर वो हीलिंग में जाएगा। तब तक वो हीलिंग नहीं करेगा। अच्छा, वो क्लीनिंग के बाद की प्रोसेस है हीलिंग। हाँ, सबसे पहले क्लीन करेगा, नहीं पहले पचाएगा, खाने को पचाएगा जी, फिर खाने को साफ करेगा पूरे शरीर में से, क्लीन करेगा जी, उसके बाद हील करेगा, ओके। तो ये है ऑटोफेजी। ये जो सिस्टम है ये ऑटोफेजी है। ऑटोफेजी, ओके, इसको बोलते हैं। जी, ऑटोफेजी समझा दीजिए, माने क्या है, ये साइंस क्या है इसका पूरा? तो साइंस ये है कि ये हमें, हमारे जो ऋषि थे जी, उनको ये पता था कि शरीर इस प्रकार काम करता है। आचार्य चरक सुश्रुत ने ये कहा है, लग्नम परम औषधि। भूखा रहना, ये औषधि का काम है, वो परम औषधि है, रामबाण इलाज है। तो ये हमारे आयुर्वेद में पहला सूत्र निहित किया गया कि अच्छा, ये औषधि है तो लग्नम है, बस कोई भी रोग हो आपका। अच्छा, माने फास्ट बोले या उपवास बोले, हाँ, ये सबसे बड़ी दवा है। सबसे बड़ी दवा है। क्या बात है। तो अब दवा कैसे काम करती है? तो दवा तब तक काम नहीं करेगी जब तक खाते रहेंगे। ओके। सुबह उठ के हमने नाश्ता किया, उसको पचाने में 6-8 घंटे लगेंगे। तो 12 बजे फिर हमने खाना या 1 बजे भोजन ले लिया, फिर हमने 4 बजे कुछ नाश्ता कर लिया, फिर 8-9 बजे खाना खा लिया। तो प्राण को पचाने में ही छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि रात को जो 9 बजे खाया है वो 3 या 4 बजे डाइजेस्ट होगा। तो क्लींजिंग और हीलिंग की तो बात ही नहीं रही, क्लींजिंग तक ही नहीं पहुंचेगी। तो 4 बजे के बाद वो क्लींजिंग शुरू होगी, तो उसको 4-5 ही घंटे मिलेंगे। फास्ट सुबह ब्रेकफास्ट आ गया वापस, तो वो क्लींजिंग किया और फिर पेट में चला गया। हाँ, तो ये चक्र, विष चक्र चलता रहता है। हीलिंग नहीं आती। अब जो हीलिंग नहीं आती तो शरीर के अंदर काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, काफी जो मल है वो पैदा होता है जो बाहर नहीं निकल पाता। तो मल जो साफ नहीं होता, बाहर नहीं निकल पाता, मल का जो अवरुद्ध है उसको आयुर्वेद ने रोग कहा। अच्छा, रोग और कुछ नहीं है। हाँ, वो रुका हुआ मल है। हाँ, એટલે જ કહેવાય છે કે તમામ રોગોનું મૂળ પેટ છે, આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને। મલ ये नहीं है, श्वास में जो है कफ वो भी मल है। अच्छा, नसों में जो चर्बी है, फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, तो वो भी मल है। ये सब मल के वो रुका हुआ है, वो अगर निकल जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, क्या बात। तो निकलेगा कब? जब उसको समय दोगे तब ना। सफाई को हम समय नहीं देते। माने खाना अपना मशीन चालू ही रहता है जी। क्योंकि हमारा खाना साइकोलॉजिकल है। जी। जितना तनाव होगा इतना आदमी ज्यादा खाएगा। हाँ, होता है, सही है। स्ट्रेस में आदमी ज्यादा खाता है। फ्रिज घर पे पड़ा है, आदमी अकेला बैठा है, फ्रोजन फूड कुछ भी उठा लिया, जाके खाता रहेगा, खा लिया, आधी रात को भी खा लेता है। अमेरिका में सर्वे हुआ था 80-90 के 10 साल में कि कितनी बार अमेरिकन फ्रिज को खोलते हैं। तो एक आदमी
80 बार डेली फ्रिज को खोलता है, 80 बार। क्या बात। आप सोचो 80 बार वो करेगा इसका तो उसकी क्या होगी, वो फैट बढ़ेगा ही। क्या बात है। तो ये सब एक समस्या है हमारे साथ। निखिल भाई, मैं आपकी बात माने करेक्ट वैसे ऐसे समझ रहा हूँ कि ऑटोफेजी इज द की, माने हाँ ऑटोफेजी माने ये साइंस, मैंने भी ये नाम सुना हुआ है, मैंने ये भी सुना है कोई जापान के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको इनका आविष्कार भी ऑफिशियल आविष्कार किया। योशिनोरा याकुतोशी करके है साइंटिस्ट, बताइए उनके बारे में बताइए। 2018 में उसको नोबेल पारितोषिक मिला था। अच्छा। उन्होंने ऑटोफेजी के बारे में उन्होंने उपवास शुरू करवाए थे लोगों को। अच्छा। अलग अलग सैंपल लिए, 100 लोग 50 लोग, अलग अलग बीमारियों के, उसमें कैंसर के भी मरीज थे। तो वो इंटरमीडिएट फास्टिंग पहले करवाता था जी, फिर वो इंटरमीडिएट फास्टिंग को बढ़ाते गया 2 दिन 3 दिन। अच्छा, उपवास ही हो गया जैसे उपवास। हाँ जी जी जी। हाँ, और पानी भी देता था जी, क्योंकि उसमें लिखा हुआ कि पानी देना चाहिए जी। जब तक आयुर्वेद बोलता है जब तक पानी है शरीर में तब तक अग्नि है, अग्नि बुझेगी नहीं। हाँ, वो प्रदीप्ति नहीं होगी। हाँ, शरीर जठराग्नि जो है उसके ऊपर अगर आप पानी डालोगे बुझ जाएगा वो। हाँ, तो वो डालते रहते थे पानी, उपवास में वो लोग चालू रखे थे। तो जो रिजल्ट मिला है वो थोड़ा लंबा है। अच्छा। मैं क्या करता हूं कि निर्जला उपवास कर, और हमेशा लोगों को बोलता हूं कि आप निर्जला करिए। अच्छा, जिसमें आपको पानी भी नहीं पीना, पानी भी नहीं पीना। बहुत कठिन है। हाँ, कठिन है जी, पर मैं भी करता हूं। मेरे जो पिताजी हैं 82 साल के हैं, उन्होंने भी 9 दिन निर्जला किया था। अच्छा, नवरात्रि करते हैं निर्जला, चैत्री नवरात्रि, असो नवरात्रि। अच्छा, तो मैं भी करता हूं निर्जला उपवास। जी जी। तो निर्जला उपवास में जब पानी नहीं पीते तो जठराग्नि धीरे 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 बंद हो जाती है, पानी कम होने लगता है शरीर का। 70 से 80% शरीर में पानी है ऑलरेडी है जी। ये पानी क्वालिटी पे डिपेंड है। आपका पानी शरीर का, खून का पानी अल्कलाइन है या एसिडिक है जी। यदि एसिडिक है तो आप निर्जला उपवास नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये भी एक माने पहले जो भी करा उसको टेस्टिफाई करना जरूरी है कि कौन सा पानी वो उसके शरीर ने ग्रहण किया हुआ है। समझ रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ दिन पहले उनको फलाहार पे रखता हूँ, फ्रूट पे। पूरा दिन फ्रूट खाएंगे। अच्छा, पका हुआ भोजन नहीं लेंगे। उसके बाद उपवास, फिर उसको मैं उपवास करवाता हूँ निर्जला वाला। हाँ, तो वो आराम से 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन 8 दिन 10 दिन करते जाएंगे। तो इसमें बॉडी सूट कर ले, हर एक किसी को सूट हो जाता है। हाँ, अगर एक बार अल्कलाइन हो गया शरीर तो शरीर की पानी की जो डिमांड है वो बहुत कम हो जाएगी, और फ्रूट्स वगैरह से ऑटोमेटिक अल्कलाइन लेवल बढ़ जाएगा। और जो जितने भी फ्रूट है उसमें जो पानी है वो हाईली अल्कलाइन है। यस, करेक्ट, सही है, हाईली अल्कलाइन पानी है। निखिल भाई, अभी आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी जी, उसमें आपने ऐसा दावा किया है कि आपने गांधीधाम की महिला को कैंसर से क्योर किया है। जी जी, तो वो थोड़ी डिटेल दीजिए ना, वो माने कौन महिला थी, नाम लेना जरूरी नहीं आपके लिए, नाम मैं नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन उस पूरी केस स्टडी बताइए ना हमको। नहीं, मैं नाम भी ले सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है जी। घटना ये हुई कि आज से 6-7 महीने पहले मैं यहाँ एक योगा क्लासेस है, गुजरात राज्य योग बोर्ड के काफी क्लासेस है जी। तो मैं योग को मानता हूँ समग्रता, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इस सबको हम लेते हैं तब योग होता है। सिर्फ आसन करने से या प्राणायाम ब्रीथिंग करने से ये योग नहीं है जी। यम नियम से शुरू होता है। जो यम नियम है वो आहार पद्धति है, आप क्या खाते हो, कितना खाते हो और कब खाते हो, ये नियम है, नियम के अंतर्गत आता है। अच्छा। जो पतंजलि ने बताया। अच्छा, ओके। इसको उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने कहा आसन और ये प्राणायाम करो, ब्रीथिंग करो, वही योग है। हाँ, माने सामान्य व्यक्ति के माइंड में योगा माने। हाँ, तो ये दो चीज
एक स्कूल है, वहाँ पे एक योगा सेंटर चला रही है, कोई जयाबेन महेश्वरी करके। तो वहाँ ये महिला आती थी, पूर्वी महेश्वरी नाम है इनका। तो वो जो जयाबेन है, उन्होंने ही मेरा पूर्वी बेन से परिचय करवाया कि ये पूर्वी है और भुज की है। तो उन्होंने योगा ग्रुप है, उसमें एक मैसेज डाला था सिर दर्द के बारे में। तो मैंने उनसे पूछा कि ये प्रॉब्लम किसको है, तो कि सर मुझे है, और बहुत समय से हेडेक रहता था उनको, ओके, और बुखार भी आता है। तो मैंने कहा कब आता है, तो पहले तो महीने में एक बार आता था, तो अभी क्या है कि महीने में 3-4 बार बुखार रहता है, और गोली लेते हैं तो ठीक हो जाता है। अच्छा, स्किन पे डिजीज या कुछ, तो क्या हाँ, दाने दाने निकलते हैं, फिर वो ठीक हो जाते हैं अपने आप। अच्छा, बुखार ज्यादा होता है तब ये दाने निकल आते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं। तो तुरंत मुझे लाइट हुआ कि 17 का जो मेरा जो था, तो मैंने उसको बोला कि काम कर, तुम सीबीसी करवा लो। तो इससे क्या फर्क हो रहा है, मुझे कुछ योगा या प्राणायाम बताइए ताकि ठीक हो जाए। मैंने कहा वही बताऊंगा, तो पहले मुझे पता तो चले क्या है। तो ठीक है सर, मैं करवा लूंगी। ऐसे करके उन्होंने 1 महीना नहीं करवाया। फिर मैं दूसरी बार गया तो बोले अभी सर फ्रीक्वेंसी। मैंने कहा वो सीबीसी रिपोर्ट कहाँ, तो वो तो मैंने नहीं करवाया। मैंने कहा एक काम कर, तू वहां करवा के मेरा नंबर दे देना, तो वो डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप कर देंगे। सही है, रिपोर्ट ओके, मुझे व्हाट्सअप कर देंगे, मुझे पता चल जाएगा, फिर मैं आपकी ट्रीटमेंट करता हूँ। तो ठीक है, मैं जाती हूँ। फिर भी वो नहीं गई। फिर एक बार वो भुज एक शादी में आई थी, 4 दिसंबर के आसपास, तो तब मुझे मिली। तो तब मैंने वहां रिपोर्ट के लिए उसको ले गया और रिपोर्ट करवाई। तो वो मैंने देखा तो मैं चौंक गया। मैंने कहा इतना ब्लड काउंट हाई, कुछ 6,700, 6,700,700 इतना प्लेटलेट था। ओके, हाँ। WBC भी तकरीबन 7 लाख के आसपास। अच्छा, और जो रेड ब्लड से वो बहुत कम थे, तकरीबन 7% आरबीसी सब दिखाई देता था। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत, मैंने कहा अभी बताऊंगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फिर मैंने उसकी पूरी हिस्ट्री जानने का प्रयत्न किया कि ऐसा हुआ कैसे। तो उनसे मैं संपर्क में रहा, बातचीत की। कुछ सामाजिक परिवेश, उसका जो घर का माहौल था वो भी कुछ अच्छा नहीं था। तो ये मैंने कहा पहले कि ये सब हुआ। उसके बाद लास्ट जो 2 दिन बचे थे, 8वें दिन, उसको मैंने कहा तुम रिपोर्ट करवा लो जी। तो उन्होंने पूरा रिपोर्ट करवा के मुझे सेंड कर दिया। तो वो रिपोर्ट पूरा नॉर्मल आ गया। क्या बात है। हाँ, रिपोर्ट नॉर्मल आ गया। तो फिर मैंने मेरे पिताजी से बात की। मेरा जो बेटा है वो भी मेडिकल फील्ड में है। तो उन्होंने अपने जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डीन है उनसे बात की, गुरनानी सर के हैं जी। तो उनसे मेरी भेंट हुई और उनसे पूरी मैंने अपनी बारे में बताया कि ये रिपोर्ट है और अब के ये रिपोर्ट है। वो ये बोल रहे कि भाई बोन मैरो नहीं है, तो फिर कैसे हम माने कि ये कैंसर है। मैंने कैंसर नहीं है, पर कुछ कैंसर जैसा तो आप बोल सकते हैं। पैथोलॉजिकल रिपोर्ट तो हाँ शो कर रहे हैं। हाँ जी। तो मैंने कहा देखो सर, अगर कैंसर नहीं होता तो WBC काउंट है इतने हाई नहीं होते। अच्छा, प्लेटलेट भी हाई है। अगर इन्फेक्शन होता तो WBC काउंट हाई होते, प्लेटलेट नहीं होते हाई। ये प्लेटलेट भी हाई है नहीं, 4 गुने बढ़े, 5 गुने बढ़े जी। जो स्वस्थ होने चाहिए उससे भले 5 गुने ज्यादा है। तो ये तो कि हाँ, इसको हम कह सकते हैं, पर मुझे एविडेंस, हाँ वो ठीक है, को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, और तो कि ठीक है मैं आ जाऊंगा। फिर हमने 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की 14 तारीख को, और सब प्रेस वालों को बुलाया, जिसमें ये डॉक्टर भी थे, फॉर्मल डीन और प्रोफेसर, एक पैथोलॉजिस्ट भी थे,
उन्होंने सब उनका विश्लेषण किया और बताया कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। निखिल भाई, बात अभी यहीं पर है कि मॉडर्न मेडिकल साइंस है जी। ये आपकी जो पद्धति है, इट्स एंशियंट पद्धति, माने हाँ। पद्धति, और जिस पद्धति से आपने ये रिजल्ट मैडम को, माने जो गांधीधाम की महिला के सामने रखे, अगर मेडिकल साइंस इसको क्यों नहीं मान रहा है, और अगर कोई मेडिकल प्रोफेशनल ऐसा कोई बोले कि भाई हम इस चीज को नहीं मानेंगे, तो आपके पास कोई एविडेंस रहेंगे? जी, मेरे पास तो एविडेंस है पूरे। जी। बराबर। अब देखिए 2018 में जिनको नोबेल पारितोषिक मिला है योशिमुरा को, उसको 21 तक कोरोना से पहले उसके सब एविडेंस रिसर्च पेपर WHO ने शो किए थे। बराबर। 21 के बाद सब गायब कर दिए वहां से रिसर्च पेपर। क्या बात। हाँ, क्योंकि ये पूरे जो ड्रग्स माफिया है वो नहीं चाहते कि लोग इसमें जाए। अच्छा। मैंने काफी लोग हैं, डायबिटीज, थायराइड या अन्य बीमारी, सिर्फ इनको कच्चा खिला के ठीक किया है, और गन्ने का जूस पिला के मैंने डायबिटीज ठीक किया है। क्या बात। हाँ, पूरा दिन गन्ने का जूस पिया रहा है और डायबिटीज ठीक हो गया है उनका। अच्छा। क्योंकि गन्ने का जूस है या कच्चे जो सब्जियां हैं उसमें लाइव एंजाइम्स हैं। वो लाइव एंजाइम्स शरीर को निर्देशित करते हैं कि इसमें कौन सी वस्तु बननी है। करेक्ट। पका हुआ फूड है, उसमें लाइव एंजाइम्स है ही नहीं। तो लाइव एंजाइम्स होने की वजह से वो फूड डिसाइड करेगा फैट बनेगा या प्रोटीन बनेगा या चर्बी बनेगा, और आपकी मानसिक कंडीशन नक्की करेगी कि क्या बनेगा। हाँ, मेंटल स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। सही बात है। बराबर। अगर लाइव हमने खाया है, जीवित कुछ खाया है जिसमें एंजाइम्स हैं, जो अंतःस्राव है वो जीवित है। अब बायोनिकुलर में देखोगे तो उसमें छोटे छोटे कण ऐसे हिलते रहेंगे। अच्छा। गन्ने का रस है, टमाटर का रस है, काकड़ी का रस है, वो हिलते रहेंगे। वो नक्की करेंगे, निश्चित करेंगे कि क्या करना है, शरीर को क्या जरूरत है। शरीर के एंजाइम्स और ये लाइव एंजाइम्स ये मिलकर डिसाइड करेंगे कि शुगर कितनी है। अच्छा। कम है तो शुगर में जाएगा, वरना वो और रास्ता से प्रोटीन और फैट और उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। सही है आपकी बात। सही है। और ये हम लोग नहीं, क्योंकि पका हुआ भोजन लेते हैं इसलिए प्रॉब्लम। ये फर्क है। ठीक है। अच्छा निखिल भाई, मैंने सुना है आप विसनगर मेडिकल कॉलेज गए हैं और वहां पे आपके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट किए गए, तो वो कौन से एक्सपेरिमेंट थे और उससे आपने क्या प्रूव किया, ये समझाइए। हाँ, अगले जो चैत्री नवरात्रि थी 2024 की चैत्री नवरात्रि, तो मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर राजेश पटेल, वो भी ये उनका मूवमेंट चला रहे हैं ग्रीन का वगैरह। तो मैं अपने मोबाइल में स्टेटस भी रखता था कि भाई मैं 9 दिन मेरा निर्जला है, तो मैं जिम भी वर्कआउट भी करता हूँ, घर के सब काम करता हूँ, ऐसा नहीं कुछ नहीं करता। तो बोले मैं 2-3 दिन निर्जला करता हूँ तो भी मैं घर पे रहता हूँ, घर से बाहर नहीं निकलता, और तुम जिम करते हो? मैंने कहा हाँ, मैंने वीडियो भी अपलोड किया कि इधर मैं जिम का वर्कआउट किया और इतना ही केजी उठाता हूँ, जब मैं नॉर्मल होता हूँ इतना ही केजी। क्या बात है। कोई वीकनेस आप फील ही नहीं करते? वीकनेस फील नहीं होगी। ये मैंने बोला कि महिला को जो एनर्जी आई वो प्राण है, प्राण से, और वो जो शक्ति है वो शुद्ध है। सही है। तो मैंने क्या किया कि जिम गया और एक डॉक्टर को भी लेके गया। मेरा बीपी माप, मेरा पल्स रेट माप, हाँ, और जो भी है वो। तो उन्होंने, मैंने 2 सेट मारे। पहला सेट 100 केजी से थाइस मारे 10 रिपीटेशन, फिर 120 केजी से मैंने 8 रिपीटेशन मारे। तो इतना मारा और मेरा ब्लड प्रेशर अप नहीं गया।
अच्छा, मेरे पल्स रेट भी इतने ही रहे, रीडिंग वही रहा, सेम रहा, पसीना भी मुझे नहीं हुआ। ठीक है। नहीं, मुझे थकान लगी। बराबर। फिर मैंने सब खाना खाता हूँ, सब करता हूँ, और फिर मैंने वही प्रोसेस किया, इतना ही वजन, इतना ही वेट उठाया और वो किया, और मुझे पसीना भी आया, मेरा ब्लड प्रेशर भी बढ़ा, अच्छा, और थकान भी लगी। क्या बात है। तो क्वालिटी ऑफ एनर्जी, जो प्राण है, वो कहां से आ रहे हैं? वो तुम्हारे फूड से आ रहे हैं कि डिवाइन से आ रहे हैं? अगर डिवाइन से आ रहे हैं तो आपको थकान नहीं लगेगी। क्या बात, गॉट इट। वो थकान नहीं लगेगी। तो विसनगर फिर आपका जाना वो, हाँ, तो ये सब, हाँ, तो इस पे रिसर्च होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने मुझे विसनगर मेडिकल कॉलेज में, नूतन मेडिकल कॉलेज है, वहां मुझे एडमिट किया 9-10 दिन के लिए। अच्छा। हाँ, तो मैं एक रूम में रहा, मेरे रूम में कैमरा, मेरे बाथरूम में कैमरा, मेरे संडास की जगह कैमरा, चाली में कैमरा, तो वो सब उन्होंने लगा दिया। मैंने कहा मुझे सिर्फ एक खिड़की चाहिए जिसमें सूर्य प्रकाश आता हो। ओके। तो बोल रहे, मैंने बोला कि मुझे छत पे जाने दो 1 घंटे। तो कि नहीं, रूम में से तो बाहर नहीं निकलोगे। तो मैंने कहा ऐसा रूम दो जो सूर्य प्रकाश मुझे मिले। अच्छा। क्या ऐसा रूम हम दे सकते हैं, शाम को 4 से लेके 6, 6:30 बजे तक आपको सूर्य प्रकाश मिलता रहेगा, इनफ है। ओके। और मेरी जो साधना है वो मैंने वहां शुरू की। तो देखने की बात यह है कि ये 9 दिन में टोटल मेरा यूरिन आउटपुट 6 लीटर था। 6 लीटर यूरिन शरीर से निकला है। ओके। वो काउंट किया हुआ है, क्योंकि हर दिन जितना पेशाब निकलता है वो मुझे लिखना पड़ता है कि 20 ml, 40 ml, 50 ml, और फिर वो जो बड़ा कंटेनर था उसमें पूरे दिन का अंदर डाल देता था। कभी 1 लीटर, कभी 1.5 लीटर, कभी 800 ml, ऐसा चला। तो टोटल 6 लीटर यूरिन पास आउट हुआ है। ठीक है। उन्होंने एसीटोन चेक किया, जो फैट रिड्यूस होता है, तो वो 3-4 प्लस आए। तो इतना एसीटोन होता है तो आदमी को बहुत कमजोरी फील होती है, और शुगर है वो बहुत डाउन चली जाती है। जी बिल्कुल, मैं वही सोच रहा हूं। तो उन्होंने हर 3 घंटे में मेरा शुगर लेना शुरू किया। 3 घंटे में। हाँ, क्योंकि निर्जला उपवास था। तो उन्होंने ये सब तो 0 था। हाँ, तो उन्होंने देखा कि एसीटोन इतना है, तो इसकी मतलब तकरीबन 3.5 किलो, 3 किलो तक फैट निकल गई है शरीर से। और यूरिन का वेट, हाँ, दोनों तो यूरिन और उसका वेट तकरीबन 10 किलो, 9 किलो के आसपास होता है। जी। तो आपका वजन 9 किलो कम होना चाहिए। हाँ, और वजन मेरा 500 ग्राम बढ़ा लास्ट में। क्या बात। हाँ, 500 ग्राम माने ज्यादा था। तो वो ये 3 बार उन्होंने चेक किया कि ये कैसे हो सकता है। कैसे हुआ सर, आप हमको भी समझाइए। हाँ, तो मैंने बोला कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, अगर शरीर की है तो वो चुक जाएगी, आपको थकान लगेगी जी, आपको काफी मुश्किल। तो ये जो आपको सनलाइट जो 2 घंटे मिली, हाँ, जो सनलाइट है आज भी मैं आधा पौना घंटा सनलाइट दोपहर को मैं लेता हूँ, दोपहर की। क्या बात। हाँ, इस गर्मी में भी मैं 11 से लेके 12 के बीच में धूप में रहता हूँ। तो कॉलेज में आपकी सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट ही रही, सनलाइट 9 दिन। हाँ, 9 दिन। तो ये मेडिकल वाले स्वीकार नहीं कर सकते, ये नहीं होता, वनस्पति के लिए ठीक है। अच्छा, ये विसनगर मेडिकल कॉलेज ने भी एक्सेप्ट नहीं किया? पर जो उसमें आयुर्वेदिक वाले भी थे, उन्होंने ये सब एक्सेप्ट किया कि हाँ ये होता है, क्योंकि ये चरक ने बताया है। राइट। ये सुश्रुत ने कहा है, उन्होंने पूरा संस्कृत में पूरा लिख के दिया है कि ऐसा ऐसा होता है लंदन में। तो और यही जो ये पूरा जो केस पेपर है उन्होंने आपको दिया कि नहीं? फिर नहीं दिया है। अच्छा, दिया है। उसने देखा कि मेरा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बढ़ गया, मेरा हीमोग्लोबिन है वो बढ़ गया। अरे वाह। हाँ, क्या मेरा जीएच ग्रोथ हार्मोन है वो बढ़ गया, मेरा B12 बढ़ गया। क्या बात है। अब वो B12 बढ़ गया, फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हाँ, बराबर जी। ये तो उसके पास है रीडिंग जी कि पहले दिन जो B12 था और अंत में जो B12 था उसमें 600 का फर्क था। 600 ज्यादा काउंट। सारे केस पेपर आपको दिए गए? हाँ, दिए गए। आपके पास? मेरे पास है जी जी। हाँ, तो इतना बढ़ गया है जी
हाँ, तो अब वो कैसे बोले कि उपवास करो और आप ये B12 की गोली छोड़ दो, उसकी मार्केट बंद हो जाएगी B12 की। बात है, क्योंकि वो तो आज हर तीसरे आदमी को B12 की कमी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उसकी मार्केट बंद हो जाएगी। B12 भी लाइफस्टाइल डिसीज में हाँ, आ गया अभी। हाँ, तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि ये जो है ये बढ़ गया है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया। अब वो बोलते टेस्टोस्टेरोन कैसे बढ़ेगा? टेस्टोस्टेरोन के लिए प्रोटीन चाहिए। जी, सीधी बात है। G8 के लिए प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन का जो मोलिकुलर है वो टूट के एमिनो एसिड, माने सारी सनलाइट ने आपको सारी एनर्जी दी। और निखिल भाई, जहां तक मैं आपको जानता हूँ, एक आप बॉडी बिल्डर भी है और पावर लिफ्टर भी है जी, और मैंने पिछले दिन अखबारों में पढ़ा भी है कि आपने रसिया मॉस्को जाके माने मेडल भी जीता है और अपने देश का नाम रोशन भी किया है। तो आपकी ये जो साइड है वो थोड़ा समझाइए। कॉलेज जाता था तब से मुझे बॉडी बिल्डिंग का शौक लगा है, तो मैं बॉडी बिल्डिंग तो करता था जी। और जो पावर लिफ्टिंग है वो बॉडी बिल्डिंग से क्या है, एक भाग है। वो बेंच प्रेस है, स्क्वाट है और डेडलिफ्ट, ये उसका ये भाग है। तो फिर उससे अलग हुआ और ये सब मैंने किया है। तो उसकी कंपटीशन होती है, तो कंपटीशन में खेलने जाता हूँ। जैसे मुझे 17 में कैंसर हुआ था जी, तो कैंसर ठीक होने के 45 डेज के बाद, 45 दिन के बाद मैं नेशनल में खेला और नेशनल में मुझे गोल्ड मेडल मिला। अमेजिंग। तो ये इसलिए हो सकता है कि जो प्राण है वो प्राण से मैंने सब काम किया है। आप जो रसिया मॉस्को जाके आए जिसके बारे में भी थोड़ा संक्षेप में बताइए ना। हाँ, तो उसमें क्या हुआ कि मैंने ये सब फिर 17 के बाद सब बंद कर दिया था खेलना और मुझे लाइफस्टाइल यही रही थी जी। मेरा बेटा उससे पहले कजाकिस्तान गया था और उन्होंने एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीता था। तो वो आके बोला कि पापा, पावर लिफ्टिंग में मुझे गोल्ड नहीं आया, मुझे डेड लिफ्ट में मुझे गोल्ड मिला है, अब होते तो हो जाता। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, तो अगली बार हम जाएंगे। तो फिर वर्ल्ड की आई मॉस्को में, तो मेरे फादर ने बोला अब तुझे जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा फिर मुझे सब तैयारी करनी पड़ी। तो रो डाइट से लेके फिर मैं इस डाइट पे आया जी, भोजन पे। और ऐसे मेरा वेट थोड़ा इंप्रूव किया उसके हिसाब से। आपने मैंने 100 किलो में 98 केजी वेट मेरा गेन किया। अच्छा, 2 महीने में। अमेजिंग। 2 महीने में इतना मैंने गेन किया, मेरा 70 केजी वेट था। क्या बात। हाँ, तो इतना गेन किया और उस कैटेगरी में जाके मैं खेला। राइट। तो मुझे भी गोल्ड मिला, वत्सल को भी गोल्ड मिला। अब देखो घटना क्या घटी कि वत्सल उठा रहा है वेट। उन्होंने पहली लिफ्ट स्क्वाट की थी, वो उन्होंने मारी 170 केजी में। तो उन्होंने फेल दिया क्योंकि वो जो जिस प्रकार से उठाना चाहिए उस प्रकार से उसने नहीं उठाया, तो वो निराश हो गया। फिर से उसने लिखा है, मैंने कहा नहीं 190 लिखा था। हाँ, तो आमा प्रॉब्लम नहीं हो पा रहा है, इसमें नहीं हो पा रहा है, इसमें नहीं हो मतलब ठीक से। मैंने कहा वो बात नहीं है, अब तुझे खड़ा होना है। वो तो तू जिम में भी किया था तूने, चल। तो फिर नहीं होगा तो मैंने कहा होगा। तू सोच क्यों रहे कि नहीं होगा, तूने जिम में तो किया है ना। तो कि हाँ, पर यहाँ डर निकाल दे बस। मैं हूं, मैं सामने खड़ा रहूंगा बस। मैं सामने खड़ा रहा, उसने कर दिया जी। फिर यहाँ जिम में डेडलिफ्ट वो उठाता था 200 केजी में, 210 केजी में नहीं उठा सकता था। वो 210 केजी जिम में नहीं उठाया था, उसने 200 केजी उठाया। तो अब मैंने कहा अब 20 डाल दे। तो पापा नहीं था। अरे मैं तू नहीं सूता है, क्या बात है। क्षमता શું છે તને ખબર છે શરીરની? શરીરની ક્ષમતા શું છે ખબર છે? આ વાત વહી ગઈ। હું તારો બાપ છું, તું ઉપાડ। यस। उन्होंने उठाया 220 केजी। अरे वाह। मैंने कहा बाबा खबर જ ન પડી। मैं कીધું बस। तो कि હવે मैं कીધુं 40। तो कि नहीं 30 बराबर છે। मैं कીधુं 30 चल। 30 उठाया। ऐसे करके उन्होंने वो कंप्लीट किया और फिर वो आके मुझे भेंट के रोया। वो भी विनर रहा। वो भी, हाँ, वो भी विनर रहा। बात है। वो भी विनर रहा। मैंने आप दोनों ने देश का नाम रोशन किया। जी जी, दोनों ने। मेरे साथ एक घटना ये घटी कि मेरी एक लिफ्ट, क्योंकि
मेरे जो कॉम्पिटिटर थे वो 3 रसियन थे। अच्छा। हाँ, और जो जजेस बैठे थे वो 3 जजेस रसियन थे। तो मेरी एक लिफ्ट उन्होंने फेल कर दी। अच्छा, डिस्क्वालीफाइड कर दी हाँ, कि ये तो उसके नहीं, हिसाब तो से मेरा सेकंड आता। अच्छा, तो मैंने अपील की। ओके, अपील की तो जो एक्सेप्ट नहीं करी। उन्होंने पहले तो एक्सेप्ट नहीं की। हाँ, फिर मैंने कहा मैं अपील कर सकता हूँ, मेरी स्वतंत्रता है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल मुझे निकाल दो, सही है आप। मुझे या उसमें से निकाल दो या मेरी अपील सुनो। तो फिर एक जर्मन लेडी थी, उन्होंने कहा ठीक है हम देखते हैं। तो मैंने उसको वीडियो दिखाया, तो कि ये नहीं हमारा वीडियो। उन्हें पूरी गेम 2 मिनट के लिए स्टॉप की और पूरा वीडियो देखा मेरा लिफ्ट का अलग अलग एंगल से। क्या बात, और उसने पास कर दी, डन कर दी। अरे वाह, हाँ, डन कर दी। और मैं मेडल, गोल्ड मिला, इंडिया को गोल्ड मेडल वो मिला। और हमारा देश का झंडा आया और राष्ट्रगीत। अरे वाह, बहुत बढ़िया। बेटा भी मुझे गले लगाया। और हमको भी गर्व, मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैं भी गर्व फील कर रहा हूँ। इतनी बड़ी अचीवमेंट्स आप लेके हुआ है मेरे साथ। मैंने इसके पीछे भी वही प्राण शक्ति। हाँ, निखिल भाई, हमारे जो भी व्यूअर्स है जी, उसमें से कोई आपने जो मेथड समझाई है उसको ट्राई करना चाहता है, तो व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड प्रोसीजर, माने कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें? देखिए उसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जो पका हुआ भोजन है उसको धीरे धीरे कम करना है। राइट, कच्चे भोजन पे आना है जी। फल सब्जियां ज्यादा मात्रा में लेनी है। ओके, एक विश्वरूप राय चौधरी का DIP डाइट है, उस हिसाब से शुरू करें। अच्छा, फिर क्या करना है कि उसका वीडियो अवेलेबल है DIP डाइट का, आप सर्च ठीक है, करोगे यूट्यूब में YouTube अवेलेबल पे है। और अवेलेबल है, उससे आप शुरू करो। जी, फिर आप देखो कि सुबह उठने के पश्चात 6 घंटे तक निर्जला उपवास करो। 6 घंटे। अच्छा, 6 बजे आप उठे हो तो 12 बजे तक पानी भी नहीं पियो, ब्रश कर लो और जो नित्य क्रम है वो पूरा कर लो। ठीक है, फिर 12 बजे आप ग्रीन जूस बनाओ। ग्रीन जूस में पालक, पुदीना, धनिया, कड़ी पत्ता, सरगों की पत्ती, तो ये सब डाल के थोड़ी लौकी, कद्दू, अदरक, नींबू और आंवला ये डाल के अच्छा सा प्रिपेयर करो। उसमें थोड़ा गुड़ भी, आपको डायबिटीज नहीं है तो गुड़ भी आप डाल सकते हो। ये प्रिपेयर करके आप एकदम बढ़िया सा जूस बनाओ और उसको धीरे धीरे पियो, ना जैसे आप चाय पीते हो। अच्छा, उसमें सलाइवा ज्यादा जानी चाहिए। जी जी जी। दूसरी बात को, आपको स्वस्थ रहना है तो एक कोर को, आपने कोर लिया, छोटा सा कोर लो, आप जितना लेते हो उससे आधा कर लो। अच्छा, हाँ? एक स्पून लिया है तो स्पून को आधा करो, आधा ही है, वो आधा स्पून डालो और उसको 32 से लेके 40 बार उसको चबाओ। अच्छा, च्यूइंग ज्यादा करो। हाँ, च्यूइंग ज्यादा करो ताकि सलाइवा उसमें आएगी। बिल्कुल, जितनी सलाइवा उसके अंदर आएगी इतना वो डाइजेस्ट हो गया है, फिर पेट को काम करना नहीं पड़ेगा। अच्छा, हाँ, क्या बात, पाचन अपने आप ही हो गया, अपने आप हो जाएगा, फास्ट, क्योंकि उसमें सलाइवा है, प्रोसेस इजी हो गया, जिंदा एंजाइम्स है। सलाइवा है तो क्या जिंदा एंजाइम्स है, यस, वही उसको तोड़ देगा। ठीक है। फिर दोपहर और शाम को फिर कैसे वो, तो वो दोपहर को ये हो गया, जूस वगैरह हो गया, जूस हो गया बराबर। फिर 1 घंटे के बाद आप फ्रूट ले लें। अच्छा, हाँ, फ्रूट या सलाद कच्चा जो भी है वो शाम तक ले। हाँ, अगर हो सके तो शाम को आप 6-7 बजे खाते हैं तो बेटर है, तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। अच्छा, फिर आपको पका हुआ भोजन है रात को जी, खाने की इच्छा है तो खा सकते हैं। सिर्फ रेशियो बदल दीजिए, जो पका हुआ भोजन है वो 30 से 40% होना चाहिए जी, और 60 से 70% कच्चा भोजन, काकड़ी, सलाद वो पहले खा लो डिनर प्लेट में। हाँ, डिनर प्लेट में प्रपोर्शन ये रखो। हाँ, प्रपोर्शन ये रखो। पहले आप सलाद, काकड़ी, गाजर, बीट वो खा लो जी, वजन के हिसाब से जी, और फिर आप ये खा लो, आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। क्या बात है, कभी नहीं। वेरी गुड। बस निखिल भाई, जो लोग बीमार है, जो हाँ, क्रिटिकल डिसीज से जूझ रहे हैं, आज मैं देख रहा हूँ कि बीमारी दिन ब दिन बहुत ही बढ़ रही है, और ये बीमारी सिर्फ शारीरिक नहीं रही, इससे मानसिक बीमारियां भी बहुत बढ़ रही है। तो बीमार लोग आपकी जो ये पद्धति है उससे कैसे क्योर हो, उनके लिए कुछ मैसेज आप देना चाहें? देखिए बीमार हैं जो लोग जी, तो उसको जो रात्रि का जो पका हुआ भोजन है वो छोड़ दे
उसे शाम को 6 बजे तक कच्चा भोजन ले। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 6:15, 6:15 के बाद नहीं खाना है उसको। अच्छा। कच्चा भोजन। ठीक है। 1 बजे या 12 बजे 6 घंटे का फास्टिंग रहेगा जी। उसके बाद ग्रीन जूस के बाद फलाहार पे आ जाए। ठीक है। अगर आप इंसुलिन लेते हैं जी। तो पहले दिन जितना लेते हैं उतना इंसुलिन ले लीजिए या डायबिटीज की गोली ले लीजिए, फिर उसका दूसरे दिन आधा कर दीजिए। अच्छा। 2 दिन आधा रखें, फिर चौथे दिन उसका भी आधा करें, क्वार्टर। ठीक है। क्वार्टर करें। ठीक है। 2 दिन और फिर बंद कर दीजिए। अच्छा। फिर आपको कोई गोली नहीं लेनी है, बीपी की, डायबिटीज की, कोई भी नहीं। अच्छा। यदि आप कच्चा खा रहे हैं तो। और 10 दिन के बाद आप रिपोर्ट करें, ये सब नॉर्मल आ जाएगा। थायराइड का, बीपी का, जो भी है रिपोर्ट, वो सब नॉर्मल आ जाएगा। फिर वो जरूर नहीं होगी उसी फीमेल। ये पद्धति कितने समय तक माने इनको कंटिन्यू रखनी है और लंबे समय तक माने इसी पद्धति से जीवन जीना है? हाँ, अगर आप इस पद्धति से जीवन जिएंगे तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे जी। जो भी आप काम करेंगे उसमें आपका मन लगेगा। अच्छा, माने बेमन कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। कंसंट्रेशन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगा, बड़ी हो जाएगी। आपकी मेमोरी इतनी बढ़ेगी, आप कमाल हो जाएगा। आपको लगेगा कि ये सब शक्तियां कहाँ से आ रही है, मैजिकल रिजल्ट। हाँ, मेरे फादर का उदाहरण 82 ईयर्स है, अभी भी वो पत्रकारी का काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। अच्छा, नहीं मैं जानता हूँ। इतनी उसको बातें याद आती है। ये बोल रहे मैं जब ये खाना खाता था मुझे ये पता नहीं था, आज मुझे वो बचपन की बातें भी याद आती है और दिखाई पड़ती है मुझे। इतनी शार्प मेमोरी हो गई है। निखिल भाई, आज आपके साथ इस पॉडकास्ट में पर्सनली मेरे को बहुत ही मजा आई है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि अपनी जो भारतीय जीवन पद्धति है वो इफेक्टिव है जी। अब कहाँ पे हम अपनी गलती हो रही है वो आपने बहुत अच्छी तरह समझाया है। इंटरमिटेंट फास्टिंग बोले, ऑटोफेजी बोले, अपने निर्जला उपवास बोले, जैनों के जो चातुर्मास, जैनों के जो भी उपवास, सारी पद्धति इससे कनेक्ट ही होती है। बस एक आदमी को इसको अपनाना है और रोग से दूर रहना है। थैंक यू वेरी मच निखिल भाई, थैंक यू फॉर कमिंग।